Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर समीता कुरुंदवड़ी मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम। यस सर। विद डीप ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर सैगल सर, मोहंती सर, मिलिंद राव सर, जायसवाल सर, जानी सर, शशिकांत शिंदे सर, महाडिक सर, सभी को गुड इवनिंग और नमस्ते। आज का केस मेरा एक सब एक्यूट फीवर का है। एक 4 इयर्स बच्चे का है। पहले मैं एक केस नरेट करती हूँ, फिर आप लोग अपने इनपुट्स बोलिएगा। ओके। तो ये एक बच्चा है जो अपने मम्मी के साथ मेरे क्लिनिक में आया था। ये मेरा रेगुलर पेशेंट है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रिकरेंट कोल्ड एंड कॉफ के लिए आता था। सबसे पहले तो उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस था जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो आए थे। वो सब उसका सेटल हो गया। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। और फिर अभी इसको ये बुखार आया है। ओके। तो ही हैज फीवर सिंस 5 डेज। 5 दिनों की हिस्ट्री है टोटल। तो वो अपने मेरे पेरिफेरल ओपीडी में आते रहते हैं। तो उनका मुझे कॉल आया कि बच्चे को बुखार हो गया है। तो ऐसे हुआ था कि उसके मम्मी और बच्चा दोनों बाहर गए थे। सुबह जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक था। घर वापस आते वक्त जब मम्मी ने बच्चे को पकड़ा, तब उसको पता चला कि उसका शरीर गर्म हो गया है। तो ऐसे मुझे कॉल आया था और बच्चे को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर था उस दिन। तो मैं हमेशा उसको जो रेगुलर मेडिसिन पहले से देती थी, तो वो बेलाडोना से सेटल हो जाता था। इसलिए मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बेलाडोना था, जो उसको हेल्प नहीं कर पाया। फिर दूसरे दिन शाम को मुझे वापस से फोन आया उसके मम्मी का कि उसको शाम को नहीं, लेकिन आज तो सुबह से ही उसको बुखार है, तो आप जरा देखिए। तो मैंने यूजुअली, मैं जैसे पहले भी बोली हूँ कि मैं बच्चों के बारे में वीडियोस मंगवाती हूँ। 2-3 वीडियोस भेज दीजिए, उसके खेलते वक्त, उसके उसको बात करते वक्त उसको पता ना चले कि कैसे वीडियो लिया जा रहा है, और अननोइंगली वीडियो लेके मुझे भेज दीजिएगा। तो उनका वीडियो आया, तो उस पर से मैंने लैक्टोसिस निकाला था। और मैंने लैक्टोसिस 3 डोजेस में बोला, लेकिन उस उनका वापस मुझे फोन ही नहीं आया। तो मुझे ऐसे लगा कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसे समझ के मुझे लगा कि बच्चे का फीवर चला गया होगा, इसलिए मैं भी एकदम आराम से हो गई थी। लेकिन जब मैं अपने ओपीडी में गई उस दिन, तो फीवर का 5th डे था उस दिन। वो बच्चे को लेके मम्मी आ गई। तो वो बोल रही थी कि रोज ही रात को उसको बुखार आ रहा है, जा रहा है। रोज रात को और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको बुखार आ जाता है, और ऐसे ही चल रहा है। उसका बुखार कम हुआ ही नहीं है। तो मैंने पूछा पिछली दवाई से कम नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कम ही नहीं हुआ, और उल्टा उसको बहुत ज्यादा हो गया। 103 डिग्रीज तक उसका बुखार गया था। बहुत ठंड लग रही थी, वो कांप रहा था। तो आपको फोन किया, लेकिन कुछ कनेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए थे उसको। तो पीडियाट्रिशियन ने उसको एंटीबायोटिक्स लिख के दी। तो ये बच्चा मम्मी पापा को बोलता है कि आप लोग मुझे मैम के पास क्यों नहीं लेके गए, पीडियाट्रिशियन उस डॉक्टर के पास क्यों लेके गए, ये दवाई क्यों दे रहे हैं, ऐसे वो बोलने लगा। तो वो बच्चा दवाई लेने के लिए तैयार ही नहीं था, एंटीबायोटिक्स भी नहीं ले रहा था, और बुखार तो 103 हुआ था। तो क्रोसिन या मेफ्टाजेसिक जैसे देते हैं, तो वो भी लेने को वो तैयार नहीं था।
कैसे तो जबरन उसको 3 डोजेस उसके मम्मी ने पिलाया, तो इसने तुरंत उल्टी कर दी। तो मम्मी बोलने लगी कि बाबा उसने तो दवाई ली नहीं और उल्टी निकाल दी। फिर हम लोगों ने सोचा कि सैटरडे एक ही दिन तो है, तो संडे को आप आ जाओगे, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, रुक गए। और वो भी बोल रहा था कि मैम की ही दवाई चाहिए, मैम की ही दवाई चाहिए, ऐसे वो बोल रहा था। और कोई दवाई लेने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हम लोग भी रुके और फिर आज लेके आए उसको। तो फिर ठीक है, मैंने फिर उसको पूछा कि बाबा कितना फीवर रहता है, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहता है, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। तो फिर हार्डली उसने 3 डोजेस एंटीबायोटिक के दिए थे, जो उसने वॉमिटिंग करके पूरा निकाल दिया। तो फिर ठीक है। तो मैंने बच्चे को पूछा कि बाबा तुम दवाई लेने को क्यों तैयार नहीं हो। तो बच्चा जब आया था तो उसके हाथ में एक टॉय था, एक कार था उसके हाथ में लाल रंग का। तो वो लेके वो खेल रहा था, वो जैसे टेबल पे ऐसे कार चला रहा था, टू एंड फ्रो चल रहा था उसका। और फिर ऐसे ऐसे डांसिंग, ऐसे ऐसे कुछ वो कर रहा था, जैसे गुनगुना रहा हो। और फिर म्यूजिक पे ऐसे ऐसे करते हैं ना, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और वो कर रहा है, ऐसे ऐसे स्वेइंग मूवमेंट्स चल रहे थे उसके। वो पूरा टाइम वैसे ही कर रहा था। तो उस वक्त तो उसको बुखार नहीं था। तो मैंने जब उसको पूछा कि दवाई क्यों नहीं ले रहे हो, तो बस उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो बस खेलने में ही था। फिर बाद में मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि बुखार कब आता है, तो उसने बोला कि दिन भर तो रहता नहीं है, जैसे अभी भी नहीं है। और शाम को, सॉरी, रात को और सुबह सुबह उसको बुखार आ जाता है। तो मैंने पूछा कि क्यों बाबा, बुखार क्यों आने लगा ना इसको, कुछ रीजन होगा, कुछ उसके मन के खिलाफ हुआ है, या फिर कहीं पे गिर गया था, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, कुछ हुआ होगा, किसी ने डांटा दपटा होगा। तो उस मम्मी ने बोला कि नहीं, हम लोग छुट्टियों के लिए मेरे मायके गए थे, और पिछले हफ्ते ही हम लोग यहाँ पे आए हैं मायके में। तो उसके नाना नानी ने उसका खूब लाड प्यार किया है, तो काफी पैम्परिंग हो गया है। और यहाँ पे भी सब उसी के हिसाब से चल रहा है, किसी ने उसको कुछ डांटा नहीं डपटा नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ है, उसका झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक ही था। बस ऐसे ही हम लोग सुबह जा रहे थे तो ठीक था, और शाम को आए तो उसका बदन गर्म था। तो उस वक्त से तो उसको प्रॉब्लम ये है ही है, ऐसे उसने बोला। तो फिर मैंने पूछा कि रियांश, आपको क्या हो रहा है, ऐसे मैंने उसको पूछा। तो बच्चा फिर मुझे बोला, वो अपने ऐसे पेट की तरफ और ऐसे गले की तरफ हाथ लगा के मुझे बताया कि यहाँ पे दर्द होता है और यहाँ पे दर्द होता है, ऐसे वो मुझे बोल रहा था। तो फिर ठीक है बोला, और क्या हो रहा है, तो और कुछ नहीं, ऐसे बोला। तो मम्मी ने बोला, अरे तेरे हाथ पैर भी दर्द हो रहा है ना, तो उसने बोला हाँ हो रहा है। फिर फिर उसको एग्जामिन करने के लिए मैंने नजदीक लिया। फिर यहाँ पे उसको हाथ लगा के ऐसे मैं पालपेट करने लगी। तो बोलता है दबाने से नहीं होता है, निगलते वक्त होता है। वो ये मराठी में केस है, एक्चुअली मैं ट्रांसलेट करके बोल रही हूँ। तो निगलते वक्त होता है, दबाने से नहीं होता है, ऐसे उसने मुझे बताया। तो मैंने ठीक है बोला। फिर मैंने पूछा, फिर पेट को हाथ लगा के देख रही थी अम्बिलिकल रीजन में जहाँ पे उसने बताया था। तो वहां पे दबा के देखने लगी, तो बोला कि नहीं नहीं, दबाने से नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उसको पूछा कब हो रहा है, तो ऐसे सोचा, फिर बोला पता नहीं मुझे। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे, तुमको ही दर्द हो रहा है ना, तो पता नहीं कब होता है। तो फिर सच में बोलो हो रहा है ना दर्द, तो उसके वो मम्मी की तरफ देखा, तो मम्मी ने बताया कि नहीं नहीं हो रहा है उसको। फीवर के 2 दिन पहले से ही वो बोल रहा था कि उसको दर्द है अम्बिलिकल रीजन में। तो उस पर से क्लिनिकली मैंने सोचा कि इसको लूज मोशन हुए हैं क्या, पूछ लेते हैं। तो मैंने पूछा कि लूज मोशन हुए थे क्या, तो बच्चा खुद बोलता है कि हाँ लूज मोशंस हुए थे। तो मैंने पूछा कैसा था, यानी म्यूकॉइड वगैरह पूछने के लिए मैंने पूछा कि लूज ही थे क्या, पतला ही था क्या। तो बोलता है नहीं, थोड़ा पतला था, थोड़ा घट था, ऐसे बोला, यानी थोड़ा थिक था, नॉर्मल था, और थोड़ा पतला था। तो फिर मैंने फिर मम्मी से कंफर्म किया, तो मम्मी ने भी पॉजिटिवली आंसर किया मुझे कि हाँ वैसे ही था। तो नॉर्मली तो उसको दिन में एक ही बार होता है, तो लेकिन अभी 4-5 दिन से उसको 3 बार हो रहा है, वो भी मिक्स्ड है, ऐसे स्टूल नॉर्मल और लूज मोशंस दोनों मिक्स्ड है। तो फिर इतने में ही बच्चा मुझे हाथ ऐसे मुझे बोलता है, फिर मैं उसको वापस से बुलाया मैंने, तो वो बोलने लगा कि
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में वो मुझे हाथ लगा के बताया कि यहाँ पे दर्द होता है। तो फिर मैंने वहां पे पाल्पेट किया तो उसको टेंडरनेस सच में था। तो फिर बाद में पेशेंट को, फिर बाद में मैंने हाँ, मम्मी को पूछा कि जब बुखार होता है तो फिर उसका बर्ताव कैसे होता है, उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो मम्मी बोलने लगी वो बस खेलते ही रहता है, हमेशा वो खेलते ही रहता है। और जो वीडियो उसके मम्मी ने भेजा था उसमें भी देखिए वो अपने कजिन के साथ खेल ही रहा था। तो वो उसका एनर्जी पैटर्न अगर देखते हैं तो उसका चेहरा तो एकदम ऐसे ये हो गया था जैसे फीवर में हो जाता है, हम लोग मराठी में उसको मलूल बोलते हैं। तो जैसे वो प्रोस्ट्रेट हो गया हो, लेकिन वो घूम रहा है जैसे वीडियो में दिख रहा है आपको कि वो घूम रहा था ऐसे उसके कजिन के साथ। लेकिन वो आके ऐसे बैठ गया जैसे वो थक गया हो, उसका बैठने का पोजीशन देखे वो ऐसे थक गया हो, ऐसे वो बैठ चुका है। तो फिर मैंने पूछा कि खेलते रहता है या नहीं। तो बोल रही कि 102 बुखार रहता है ना फिर भी वो खेलते रहता है, कार के साथ खेलेगा, अपने कजिन के साथ खेलते ही रहता है वो। और बाकी तो बोला कि उसके मन के मुताबिक नहीं होता है ना तो वो चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत जिद्दी हो गया है आजकल, और छुट्टियों में मोबाइल भी बहुत देख रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि गुस्सा आता है या नहीं, क्या होता है। तो बोला कि उसको ये अगर उसको एक टाइप का टी शर्ट पहनना है और उसको जबरदस्ती अगर हम लोग दूसरा पहनाते हैं तो वो जोर जोर से बोलने लगता है, जोर जोर से चीखने लगता है। जैसे ये नहीं पहनना है मुझे, मुझे फुल पैंट ही पहनना है, मुझे ब्लू कलर का शर्ट ही पहनना है, ऐसे जोर जोर से वो चीखेगा। और थोड़ा थोड़ा ही रोता है। तो मैंने पूछा कि उसके मन के खिलाफ किया या वो जो बोल रहा है उसके मुताबिक नहीं हुआ। तो बोल दी कि नहीं, उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो यानी उसको एक चीज चाहिए और हम लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं। जैसे फिर मैंने उसको, ये केस थोड़ा सा लंबा था तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया है वहां पे। तो जैसे उसको अगर समझो कि अभी एक सब्जी खानी है, भिंडी की सब्जी खानी है, तो उसको अगर हम लोग बैगन की देंगे तो उसको गुस्सा आएगा। फिर बाद में उसको अच्छे से समझा के बोलेंगे, कल करके देंगे, तो वो मान जाएगा। ओके। लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानता है, जबरदस्ती उसको नहीं यही खाना पड़ेगा ऐसे बोलेंगे तो वो चीखने चिल्लाने लगता है। ऐसे उसके मम्मी ने बताया मुझे। और उसको ज्यादातर लाइट कलर के कपड़े, तो मैंने पूछा उसको कि कपड़ों के बारे में इतना है तो फिर लाइट कलर के कपड़े पसंद है बोला, और फुल पैंट पहनना पसंद होता है, शॉर्ट्स वो बिल्कुल नहीं पहनता है। ये उसका, ये जो है ना शॉर्ट्स नहीं पहनता, ये पहले से ही बोलती थी उसकी मम्मी। जब से वो 2 साल का था ना तभी से ये सब हिस्ट्री में उसका आया हुआ था। तो फिर बाद में मैंने उसको पूछा कि हाँ फीवर के वक्त कैसे रहता है। तो उन्होंने बताया कि फीवर के वक्त वो पहले कैसे था कि मम्मी के पास ही आके बैठेगा, उनके गोदी में बैठेगा, या फिर मम्मी उसको हमेशा आजू बाजू में चाहिए ऐसे लगता था। लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं है, वो बस खेलते रहता है, इधर उधर करते रहता है। खाना कम हुआ है लेकिन फ्रूट्स बहुत खाता है। ऐसे उसकी मम्मी बोल रही थी उतने में वो संतरा ऐसे बोला, उसकी मम्मी फ्रूट्स के बारे में बोली तो बच्चा एकदम से ऐसे संतरा ऐसे उसने मुझे बोला। तो फिर इतना उसका हिस्ट्री था। तो मैंने 30 पोटेंसी में 3 डोजेस दिए थे। तो प्लीज आप लोग अभी अपना एनालिसिस और रेमेडी बताएंगे। हाँ, वीडियो में है ना, उसको उसके फ्रेंड्स बुलाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो गली में ऐसे छोटे गली में रहता है ना, तो वहां पे गली में खेलते हैं वो लोग। तो उसके फ्रेंड्स बुलाने आए हैं तो वो बोलता है कि मुझे बुखार है, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसे बोला उसने। बुखार है नहीं बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसे बोला उसने, और अपना खेल खेलना कंटिन्यू रखा उसने। मैं ऑडिबल हूं ना सबको? यस मैम। किसी को केस में कुछ क्वेरी होगी, कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो प्लीज पूछिए, मैं बोल देती हूँ। होपफुली मैंने पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया है। जी बताइए प्लीज।
किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है केस को लेके या एनालिसिस है, तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। एकदम सिंपल केस है, अगर आप लोग आगे आएंगे तो फिर थोड़ा सा रूब्रिक्स में भी रीडी कर पाएंगे हम लोग। हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए। मुझे एग्जैक्टली exactly तो कोई मेडिसिन या कोई रूब्रिक नहीं लग रहा है, बट जो लगा लड़के के बारे में वो मैं बताती हूँ कि हम्म। एक तो ये लड़का खेलने में अपने में ज्यादा मस्त लगा, मतलब क्योंकि इतना एक 103 फीवर है फिर भी वो खेल नहीं रहा है। इवन क्लिनिक में भी आया था तो आपने बताया कि आप उससे बात कर रहे हो लेकिन वो उसके खेलने में मस्त है। तो एक फील ये आया कि अपने में मस्त है, या तो ये प्लेफुल है या तो कोई और चीज हो सकती है। फिर दूसरा, जैसे उसको बताने को भी बोला तो अच्छे से नहीं बता पा रहा था कि कहाँ पेन हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो एक फील यही आई कि ये अपने में मस्त है बिल्कुल। और जैसे उसकी मम्मी ने एक चीज और बताई कि इसको अपने हिसाब से ही करना है, नहीं किया तो वो चिल्लाता है। तो श्रिकिंग वाला रूब्रिक मुझे लगा कि ये श्रिकिंग चिल्ड्रन इन हो सकता है। और जिद्दी है कि भाई ये जो पहनना है वही पहनना है। और उसको कड़वी दवाई भी नहीं लेनी है कि भाई नहीं ये मुझे ये चीज नहीं लेनी है, आपसे ही मीठी दवाई लेनी है, वो उसने बोला। बट किसी फॉर्म मेडिसिन पे तो मुझे नहीं लग रहा है मैम, बस इतना ही समझ में आया है, एक्यूट केस है तो। बाकी आप बताइए। ओके मैम ओके। अच्छा ऑब्जर्वेशन है मैम। हेलो और मैम। बताइए। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ। गुड इवनिंग मैम। मैम, हाँ मैम, मुझे ना ये चाइल्ड जो मैंने वीडियो देखा है ना, तो उसमें वो मुझे ऐसा माइल्ड लगा, इल्डिंग लगा। और प्लेइंग डिजायर में भी है बच्चा, लेकिन लेकिन वो सिर्फ घर में खेलना चाहता है, बाहर नहीं। तो मुझे ना वो उसको पता है कि मुझे फीवर है, तो मुझे केयरफुल भी लगा। बच्चा बहुत ऑब्स्टिनेट है। और इतने सफरिंग है उसको, 101 उसको फीवर है। तो ना उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये आपसे मेडिसिन लेना चाहता है, तो ये इम्प्रेशनेबल भी लग रहा मुझे। और बहुत ऑब्स्टिनेट है, उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो श्रिक भी करता है, श्रिकिंग भी लगा। और एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म भी लगा। रेमेडी तो नहीं समझ में आई ना, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है। ओके ओके। बाकी आप तो। ओके मैम। नाइस एनालिसिस। हेलो मैम। हाँ मैम गुड मुझे इवनिंग। रेगुलर रिक्स है जो अम्यूजमेंट डिजायर डिक्टेटोरियल था, थोड़ा ऑब्स्टिनेट शेकिंग एंगर इन वो सब कॉमन लगा। पर इतना छोटा बच्चा स्पेसिफिकली लॉन्ग पैंट पहनना चाहता है और जिद करता है एक ही टाइप के कपड़े पहनने, तो वैसे ही पहनने, तो थोड़ा वो काली का शेड लगा है इसलिए। काली सेल्फ में ये सब रुब्रिक्स आ रहे थे, और वो फूड एंड ड्रिंक्स डिजायर फॉर ऑरेंजेस वगैरह वो भी उसने बताया स्पेसिफिकली व्हेन यू आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उसने मतलब उसका जवाब दिया। तो ये लेके मुझे काली सेल्फ लग रहा है। ओके मैम। खाली सेल्फ में ऐसा एंगर दिखाएगा वो, जिस तरह से काली उसने में ट्रीट। कंफर्मिज्म, गुस्सा रहता है उसमें। पर श्रीकिंग इन एंगर, आई डोंट नो, आई कांट वो नहीं प्लेस कर सकती। पर वो कपड़ों का मुझे बहुत स्पेसिफिक लगा ये एज में फुल पैंट पहनना, हाफ पैंट बिल्कुल चलती नहीं है ओके इतने छोटे बच्चे में, तो वो थोड़ा मुझे ऑड लगा। ओके मैम। ठीक है, आप कंफर्मिज्म से बोल रहे हैं। मैं आती हूँ मैम, बोलती हूँ मैं आपको। और बोलिए। एकदम सिंपल केस है, इतना सन्नाटा क्यों है आज? समर वेकेशन में बिजी हैं मैम सभी। अभी तो बारिश शुरू हो गई सर, वेकेशन खत्म हो गया। जी हमारे इधर नहीं आया है ना मैम। अच्छा ओके। जी प्लीज जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। जितना आप ऐड करेंगे उतने क्वेरीज
ऐड होंगे वो साथ में सब क्लियर भी होंगे फिर। आज जर्नी नहीं हो पाएगा सर, मेरा लैपटॉप खराब है, तो फिर क्वेरीज ही लेंगे आज। ओ, ओके मैम। जी जी बताइए प्लीज। बोलिए जल्दी जल्दी। डिस्क्लोज करना है सर? जी मैम, अगर कोई और अपना एनालिसिस एनालिसिस जो है वो शेयर नहीं करना चाहते तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर, मैं शुरू कर दूं एनालिसिस? कोई बोलने वाले हैं? जी मैम, आप कर दीजिए। जी 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 सर। थोड़ा सा क्लिनिक का टाइम भी है ना, तो सब लोग बिजी होंगे शायद, तो मैं बोल देती हूँ सर। जैसे सब लोगों ने बोला कि ये बच्चा अम्यूजमेंट डिजायर फॉर्म में है, वो मोबाइल खेल रहा है, कार से खेल रहा है कंटिन्यूसली, और वो उसमें पूरा एनग्रॉस्ड है। ओके, तो उसके मम्मी ने बोला ना, हाँ वो केस में वो भी था कि वो जब मोबाइल खेलते रहता है तो उसको उसका ध्यान पूरा उसी में रहता है क्या, तो फिर उसकी मम्मी ने बोला ना कि उसको बुलाते हैं तो उसको सिर्फ मैं बुलाती हूँ तो उसको सुनाई देता है, बाकी लोग बोलते हैं बुलाते हैं तो उसका ध्यान भी नहीं होता है, वो पूरा उसमें एनग्रॉस्ड होता है। तो अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, अम्यूजमेंट यानी क्या होता है, उसको हम लोग एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, और उसमें पूरी तरह एनग्रॉस्ड होते हैं, वो चीज के मजे लेते हैं। जैसे अम्यूजमेंट पार्क होता है, या फिर वो जो राइड्स होते हैं उसमें अम्यूजमेंट राइड्स होते हैं, तो उसमें पूरा हम लोग इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, पूरी तरह उसमें ही एनग्रॉस्ड होते हैं। तो वो अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। दूसरी बात एकदम पेक्यूलियर जो मुझे लगी इसमें, कि वो बच्चा 103 बुखार है फिर भी वो खेल रहा है, वो अपने भाई के साथ खेल रहा था, उसका मुंह देखिए कैसे इतना उतरा हुआ था, इतना डल था, लेकिन वो एक्टिवली खेल रहा है। तो प्लेइंग डिजायर टू प्ले। कई लोगों ने प्लेफुल भी लिया था, तो मैं कैसे लेती हूँ प्लेफुल, यानी वो कोई भी चीज के साथ खेलते रहेगा। जैसे समझो हैंकरचिप मिल गया, हैंकरचिप से खेलेगा, पेंसिल मिल गया, पेंसिल से खेलेगा। कई बच्चे देखते हैं कि किचन में यूटेंसिल्स के साथ भी बच्चे खेलते हैं, तो दैट इज प्लेफुल। लेकिन किसी टॉय के साथ या फिर किसी और बच्चे के साथ जब बच्चा खेलता है तो उसको प्लेइंग डिजायर टू प्ले ऐसे ऐसे लिया जाता है। किसी मेंटर का मैंने ये पढ़ा था और सुना भी था, तो उस हिसाब से मैंने प्लेइंग डिजायर टू प्ले लिया। ओके, तीसरी बात जो है, देखिए मैं 4 इंस्टेंसेस बोलती हूँ, आप मुझे रूब्रिक बोलेंगे। पहली बात तो उसने बताया वीडियो में उसके फ्रेंड उसको बुलाने के लिए आए, वो बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं बीमार हूं। ओके, मैं नहीं आऊंगा, मैं बीमार हूं, और वो अपने खेल में मग्न हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। तो उसको पता है कि उसको खेलना है, उसको खेलना है, ये उसकी टेंडेंसी है, लेकिन उसको पता है कि उसको बुखार है तो उसको बाहर नहीं जाना है, उसको घर में खेलना है। ओके, फर्स्ट इंस्टेंस। सेकेंड इंस्टेंस, जब उसने मुझे बताया कि अम्बिलिकल रीजन में उसको पेन है, मैं उसको दबा रही थी, वहां पे पाल्पेट करने की कोशिश की, तो उसने बताया कि दर्द नहीं हो रहा है, जब दबाते हैं तो दर्द नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा फिर कब होता है, तो उसने पता नहीं। सी हाउ क्लियर ही इज, उसको पता नहीं बताया उसने। थ्रोट एग्जामिन कर रही थी मैं, पाल्पेट कर रही थी, तब भी उसने बताया कि दबाने से नहीं, निगलने से दर्द होता है। ओके, निगलने से दर्द होता है। उसको पता है कि पिछले 2 ढाई 3 साल से वो मुझसे ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो बोल रहा है मुझे दूसरे डॉक्टर के पास क्यों लेके गए, मुझे मैडम की ही दवाई चाहिए। ओके, ही नोज कि उसको मेरी दवाई से ठीक हो जाता है, वो हार्डली 1 डेढ़ दिन में ही वो ठीक हो जाता है। तो
ये 4 इंस्टेंसेस पर से कौन सा रूब्रिक आपको लगता है? उसकी मम्मी फ्रूट्स बोल रही थी तो वो बोलता है ऑरेंजेस। ओके, वो ऑरेंजेस बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये 4 इंस्टेंसेस, 5 इंस्टेंसेस से कौन सा रूब्रिक लगता है आपको? क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, इट वॉज क्लैरिटी ऑफ माइंड। और यही मेरा एंट्री रूब्रिक था इस केस में, जो मैं वीडियो से ऑनलाइन कंसल्टिंग से क्रैक नहीं कर पा रही थी। क्लैरिटी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं लैक्टेसिस और बेलाडोना की तरफ चली गई थी। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मेरा बेलाडोना 30 था, जो पहले से ही उसको इफेक्टिव था, लेकिन इस बार वो कुछ काम नहीं कर पाया। लैक्टेसिस भी कुछ भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि इतना खेलने वाला बच्चा, अम्यूजमेंट वाला बच्चा, जो ऐसे चीखता चिल्लाता है, गुस्सा आता है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, ये साफ साफ लैक्टेसिस था, लेकिन वो मेरा क्रैक नहीं हो रहा था। मैं उसके मम्मी को भी बोल रही थी कुछ तो है आपके आपके बताने में, मेरे समझने में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि मुझे केस क्रैक नहीं हो रहा है, अब बैठ जाओ, मुझे वापस से देखना है सब कुछ। तब मुझे पता चला कि ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसका। उसको पता है कि उसको घर में खेलना है, बाहर नहीं जाना है। ओके, फिर उसको थ्रोट के वक्त भी वो बोलता है दबाने से नहीं, निगलने से दर्द होता है। वो देखिए कितना क्लियर है उसके कम्युनिकेशन में, वो कितने अच्छे से बोल रहा है। हाँ, वो फ्रूट्स बोल रही है मम्मी तो वो बोलता है ऑरेंजेस पसंद है। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड था। नेक्स्ट क्या था? एंगर विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज। उसको फुल पैंट पहनना है, मम्मी उसको जबरदस्ती अगर हाफ पैंट पहनाती है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? उसको चाहिए होता है, नहीं दिया जाता है। इट इज कॉन्ट्ररी एक्शन, उसका डिमांड और एक्शन ये अपोजिट होते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। यहाँ पे क्या था? उसको भिंडी की सब्जी चाहिए होती थी, उसको बैगन की खिला रहे हैं तो उसको गुस्सा आता है। ओके, दिस इज विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज, उसको गुस्सा आ जाता है। ओके, तीसरी बात है वो उसका एंगर, श्रीकिंग एंगर इन, श्रीकिंग एंगर इन। और इस पर से मैंने उसको कौन सा रेमेडी आया? वैनिला। वैनिला आया, राइट। मैंने उसको वैनिला 33 डोजेस दिए थे, और उसको उस दिन, वो दोपहर में आए थे मेरे पास तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, तो उस दिन उसको 2 लूज मोशंस हुए, लेकिन उस रात को उसको बुखार नहीं आया। मैं जनरली मेरे पेशेंट्स को जिनको फीवर होता है, फीवर चार्ट, टेम्परेचर चार्ट मेंटेन करने के लिए बोलती हूँ, तो उसका मुझे फोटो भेजने के लिए बोलती हूँ मैं ओवर 24 आवर्स। तो उसका टेम्परेचर कंप्लीटली नॉर्मल था। मैं जनरली पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब फीवर होता है तो हर रोज सुबह बेड के बाहर आने से पहले उन्होंने टेम्परेचर चेक करना है। इफ द बॉडी टेम्परेचर इज बिटवीन 96.5 to 97, तो उस दिन उनको स्पाइक नहीं आएगा। अगर 97 के ऊपर रहेगा तो 99 तक फीवर आ सकता है, और अगर 98 के ऊपर रहेगा तो उनको स्पाइक और वापस से आ ही जाता है। जनरली ये पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में मुझे बहुत यूज होता है इसका। ये मेरे डैड से मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे ये सिखाया, वो जनरल प्रैक्टिशनर है, एलोपैथ है, तो उनसे ये मैंने सीखा है कि फीवर स्पाइक आएगा या नहीं आएगा, सो दैट हम लोग रिजल्ट्स के बारे में श्योरिटी दे सकते हैं पेशेंट्स को कि आज बुखार नहीं आएगा, जाओ, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो उनका जो फीवर चार्ट था उसमें एक भी स्पाइक नहीं दिखा ओवर 24 आवर्स। उसके बाद सेकेंड डे उसका एपेटाइट इंप्रूव हुआ, उसने अच्छे से खाना भी खाया, और पेन इन एब्डोमेन और थ्रोट उसने बिल्कुल कंप्लेन भी नहीं किया। तो ये 5-6 रूब्रिक्स थे। और रेट्रो में मैंने एक तो डिक्टेटोरियल, वो जैसे बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, मुझे मैम की ही दवाई चाहिए, मुझे वही दवाई चाहिए, वो जो बोलता है, या फिर वो जो कपड़ों का डिमांड करता है, ये सब उसका डिक्टेटोरियल नेचर है। तो डिक्टेटोरियल है ये बच्चा। फूड एंड ड्रिंक्स, जनरलिटीज फूड एंड ड्रिंक्स में ऑरेंजेस डिजायर्स फॉर, ये काफी लोगों ने ये रूब्रिक लिया हुआ था। लाइट कलर्स डिजायर फॉर, उसके मम्मी को मैंने पूछा था कि कैसे कपड़े उसको पसंद है, तो लाइट कलर के कपड़े उसको पसंद है, ऐसे मम्मी ने बोला था। जनरली आजकल के बच्चे सब जैजी कलर्स या फिर डार्क कलर्स ऐसे, जनरली वो तो स्पाइडरमैन और सुपरमैन के, एवेंजर के कपड़े पसंद करते हैं,
लेकिन ये बच्चा कैसा है देखिए, ये लाइट कलर्स पसंद करता है। तो थोड़ा सा वेनिला के बारे में मैं बोलती हूँ कि वेनिला ये जो है ये फ्लेवर वाली रेमेडी है। तो फ्लेवर्स कैसे होता है ना कि न कम मात्रा में न ज्यादा मात्रा में, एप्ट क्वांटिटी में अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही टेस्टी रहते हैं। लेकिन उसका अगर हम लोग एक्सेस यूज करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो स्मेल, या कम करते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को खाने के लिए। अब देखिए वेनिला आइसक्रीम, वो एप्ट क्वांटिटी में ही वो इसेंस यूज किया जाता है। तो वैसे ही ये पेशेंट भी जो होता है ना, ये बहुत ही टेस्टफुल रेमेडी है। उसका कम्युनिकेशन देखिए, वो अपना हाथ लगा के वो दिखा रहा है, वो बोल रहा है दबाते वक्त दर्द नहीं होता है, निगलते वक्त होता है। वो देखिए किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है। वो वेनिला जो होता है ना, वो एकदम एप्ट वर्ड्स यूज करेगा, टू दी पॉइंट कम्युनिकेट करेगा, अनाप शनाप बोलेगा नहीं, या फिर लोक्वेशियस नहीं रहता है वो। लेकिन वेनिला बहुत ही डिक्टेटोरियल रहता है। दूसरी बात है कि उसको डांसिंग, उसको डांस करना, एक्टिविटी डिजाइन एक्टिविटी, बहुत बार बोला जाता है कि वो पार्टी की जान होती है। उसके कपड़े, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका डांस करना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों को अट्रैक्ट करना, ये वो फ्लेवर होने की वजह से अपने आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वेनिला का ड्रेसिंग सेंस ऐसे होता है। और एक बात मैं बोलूं कि ये बहुत ही डिक्टेटोरियल होता है। उसको ही इट इज अफेक्टेड बाय केयर्स एंड वरीज। और क्लैरिटी ऑफ माइंड के बारे में बोला जाए तो इवन बच्चों में भी उनको किस तरह के कपड़े चाहिए, किस टाइप का खाना चाहिए, क्या चाहिए, ये उनको पता होता है। और ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, उनको सब अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। ओके, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से करेंगे, यानी अभी समझो कि मम्मी का बर्थडे होगा तो मम्मी को अच्छा गिफ्ट लाके देंगे, मम्मी के लिए कुछ रूम सजाएंगे, फिर वो बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करेंगे, ये सब उनमें बहुत रहता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं ये वेनिला के। तो कुछ रूब्रिक्स डीडी करने थे। तो कुछ लोगों ने एब्जॉर्ब्ड बोला था। ओके, नो डाउट वेनिला एब्जॉर्ब्ड रूब्रिक में है, लेकिन इस केस में एब्जॉर्ब्ड मैंने नहीं लिया था। क्योंकि एब्जॉर्ब में क्या होता है कि एक थॉट में वो एब्जॉर्ब होता है, या फिर एक सिचुएशन में वो बंदा एब्जॉर्ब होता है। ओके, वो सही हो, गलत हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन वो एक सिचुएशन में एब्जॉर्ब उसके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन ये बच्चे का क्या कहता है, मोबाइल एंजॉय करता है वो गेम। ओके, फिर वो कार भी एंजॉय कर रहा था, तो वहां पे अम्यूजमेंट डिजायर फॉर आएगा, एब्जॉर्ब नहीं आएगा, मुझे ऐसे लगता है। सेकेंड थिंग इज रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक, काफी लोगों ने ये बोला था। देखिए, ये एलोपैथिक मेडिसिन बच्चे नहीं लेते हैं क्योंकि उनका टेस्ट वैसे होता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है मैडम की दवाई चाहिए ऐसे वो बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे दवाई नहीं चाहिए ऐसे नहीं है उसका इशू, यहाँ पे टेस्ट का ये इशू होता है। तो वो बच्चे हैं ना, वो कड़वी दवाई या फिर वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट की दवाई नहीं लेना चाहते। ये वेनिला के बच्चे जो होते हैं वो स्वीट पिल्स जो टेस्ट के लिए अच्छा हो वही वो खाना पीना चाहते हैं। तो रेफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक ये यहाँ पे नहीं आता है। किसी ने एनर्जाइज्ड फीलिंग बोला था, मेडोराइनम के लिए आए थे। तो एनर्जाइज्ड यहाँ पे है नहीं, वो प्लेफुल है, लेकिन देखिए ना वो थक के बैठ गया था एकदम से। और जब वो ऐसे स्वे कर रहा था क्लिनिक में भी, वो फीवर के वक्त नहीं था उसको, वो अफेब्राइल था उस वक्त। ओके, तो एनर्जाइज्ड फीलिंग में क्या होता, उछल कूद मचाता, इधर से उधर उधर से इधर भागम भागी करता, उछल कूद करता। तो वैसे नहीं है, बस एक ही तरफ खड़ा रह के वो बस ऐसे 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 कर रहा था, राइट। तो वहां पे एनर्जाइज्ड फीलिंग नहीं आता है। वो बच्चा इनडिफरेंट सफरिंग टू, ये भी बोला हुआ था। देखिए, ये बच्चे की माँ बोल रही है कि 2 दिन पहले से वो पेट में दर्द है ऐसे बोल रहा था, राइट, हाथ पैर में दर्द है ऐसे बोल रहा था। तो यहाँ पे इंडिफरेंस नहीं है ना, ही इज कंप्लेनिंग अबाउट हिज कंप्लेंट। ओके, हाई स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड कब लेंगे हम लोग कि बाबा उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है लेकिन वो अपने स्पिरिट्स को हाई रख के चल रहा है।
एकदम धैर्य से वो सिचुएशन को फेस कर रहा है, वहां पे हाई स्पिरिटेड लेते हैं। जैसे उसके रिपोर्ट्स में बहुत ही ऊपर नीचे यानी क्रिटिकल वैल्यूज आए हैं उसके रिपोर्ट्स में, बहुत ही ये हो गया है, अप्स एंड डाउन है उसके रिपोर्ट्स में, फिर भी वो एकदम हंसी खुशी से है, चेयरफुल है और अपना स्पिरिट हाई रख के है। हाँ ठीक है ना, हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोलते रहता है वो। यहाँ पे ये बच्चा वैसे नहीं था, वो प्लेइंग डिजायर टू प्ले में था, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड। शबीना मैम ने बोला था ये बहुत ही अच्छा रूब्रिक मुझे मिला, ये मुझे याद ही नहीं था। ये बच्चा मेरी ही दवाई लेना चाहता है, तो यहाँ पे बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक था इस केस में। थैंक यू मैम फॉर एडिंग दी रूब्रिक। मुझे पता नहीं था वेनिला उसमें है, ये भी नहीं पता था। मैं आज आपके चैट्स के थ्रू जा रही थी तब मुझे पता चला कि ये रूब्रिक भी है उसमें। और कोई क्वेश्चंस हैं? हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए ना। हाँ मैम, मुझे ऐसा डाउट था, मतलब ऐसा पूछना है कि अब अभी आजकल कैसे होता है ना कि सब बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं ना, अगर बीमार भी हो तो भी टीवी वगैरह देखते हैं। तो ये अम्यूजमेंट डिजायर का रूब्रिक मतलब मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता है, ये उठाना है कि नहीं उठाना है, तो क्या है करना है? क्योंकि बच्चों में भी मुझे ऐसा लगता है। हाँ मैम, तो ये बहुत ही मतलब कॉमन रूब्रिक है, ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं हो सकता है। इसकी अब समझे इम्पोर्टेंस कैसे? बताओ ना मैम थोड़ा इसके बारे हाँ में। हेलो मैम, आपका आवाज नहीं आया, हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ यस मैम, अभी आ रही है। हाँ, ये बहुत ही कॉमन रूब्रिक हुआ है मैम, आजकल मोबाइल से खेलते बैठते हैं या फिर टीवी देखते बैठते हैं, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो ये रूब्रिक हम लोग प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस केस में कैसे था कि ये बच्चा कार से भी खेल रहा था और उसके भाई के साथ भी वो खेल रहा था ना, वो जो गोल गोल घूम रहे थे उसको भी वो एंजॉय कर रहा था, वो हंस रहा था देखिए, इसलिए मैंने वहां पे अम्यूजमेंट डिजायर फॉर लिया था। लेकिन मोबाइल से अगर बच्चा खेल रहा है, टीवी से टीवी देखते बैठा है, तो ज्यादा हम लोग ये प्रिस्क्राइबिंग नहीं ले सकते। जैसे हम लोग 3 रूब्रिक से ही जनरली ड्रग निकालते हैं, 2 रूब्रिक या 3 रूब्रिक से, तो उसमें ये रूब्रिक को इम्पोर्टेंस देना यानी कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है। आई ओके मैम, होप ओके। मैंने क्लियर किया है आपको। हाँ हाँ, यस मैम, Yes. क्लियर। और मैम एक और पूछना था, हम्म। ये जो रूब्रिक है ना एंगर विल इफ थिंग्स का, वो ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एंगर कॉन्ट्रडिक्शन ले या इंटॉलरेंस ले, क्या मतलब वो तो लेने को ही नहीं जमता है, तो उसके बारे में थोड़ा बोलिए ना। थोड़ा सा ना मैम उसको प्रोव करना पड़ता है। जब बोलते हैं ना, जनरली ऐसे ही बोलते हैं, हाँ उसके उसके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। बहुत पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं या फिर पेशेंट्स ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा प्रोव करना पड़ता है वहां पे कि उसको एग्जाम्पल्स पूछे, उनके अटेंडेंट को एग्जाम्पल्स पूछना जरूरी है। जैसे कि हम लोग को 1-2 इंसिडेंट्स आप बता दो, जब बोलते हैं ना तब तब पता चलता है। जैसे उसके मम्मी को मैंने पूछा था कि उसको जबरदस्ती पहनाया गया, उसको मन में नहीं है लेकिन जबरदस्ती पहनाया गया, तो वो गुस्सा होता है। और दूसरी बात वो कैसे बोल रही थी, सब उसके मन के हिसाब से ही होता है घर में भी। तो यहाँ पे भी देखिए कि उसके विल के हिसाब से ही चल रहा है, और जब नहीं होता है तब वो गुस्सा होता है। ओके, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्शन में उसका डिमांड और अटेंडेंट का एक्शन ये ऑपोजिट होता है कॉन्ट्राडिक्शन में। लेकिन विल इफ डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू हिज, इसमें कैसे होता है, कभी कभी एक पेशेंट था मेरा, वो मुझे बोलता है कि खेती खेती का काम करता, वो फार्मर था और एज था, वो पेशेंट ओल्ड एज वाला था। तो वो बोलता है कि उसके बच्चे उसके हिसाब से ही वो खेती का काम करते हैं ना, तो वो ठीक रहता है। थोड़ा भी उसके उसने बताया उस हिसाब से उस टाइम में और उस पैटर्न में नहीं किया तो उसको गुस्सा आता है। तो ये उसका जो विल है, उसका जो विश है, उसके हिसाब से नहीं गया तो इसको गुस्सा आता है, ऐसे वो बोलते थे। जैसे समझो कि 4 बजे तक इतना काम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो उसको गुस्सा आता है।
एम आई क्लियर मैम? यस मैम, अच्छा क्लियर हुआ मैम, थैंक यू हाँ, मैम। एक दो एग्जाम्पल्स पूछिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है उनका। ओके मैम, ओके मैम। और किसी को कुछ क्वेरी? जी बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी, अगर किसी का कोई क्वेरी है, जो भी है बिंदास होके पूछिए। रूब्रिक चार्ट डालेंगे ग्रुप में। हाँ हाँ, डालती हूँ मैम। थैंक यू। जी मुझे लगता है किसी का कोई क्वेरी है नहीं अभी। ठीक है सर, फिर वाइंड अप करते हैं। जी, अगर है किसी का प्लीज तो बताइए, क्योंकि आप लोगों का हमेशा ये रहता है कि बच्चों के केसेस में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्या रूब्रिक लें क्या ना लें, कैसे करें। अगर कोई बच्चों के केसेस से रिलेटेड आपका कोई ऐसा केस टेकिंग से रिलेटेड कोई आपका क्वेरी है तो प्लीज आप जल्दी से बोल सकते हैं। तो मैं हाँ मैम, जी बोलिए ना। ये आपने बोला ना मैं, मतलब केस में जो है ना कि ये चीख चीख के बोलता है और बातें भी बहुत चीख के करता है, तो इसको क्या लिया था मैम आपने? नहीं नहीं, बातें चीख के नहीं बोलता है। जब गुस्सा होता है ना तब वो चीख चीख के बातें करते हैं। नॉर्मली तो एकदम अच्छे से बात करता है वो, बस जब गुस्सा होता है ना तभी वो जोर जोर से बोलता है। उसको श्रीकिंग एंगर इन लिया था मैम। मतलब जब गुस्सा होता है तभी ये चीखता है। मैंने उसको यस। अलग तरीके से ले लिया था। ओके मैम, थैंक यू। ओके। जी, और बताइए। स्मिता मैम, गुड हेलो मैम, इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो श्रीकिंग एंगरिन लिया है, उसके पैरेलल एक रूब्रिक है श्रीकिंग रेज ड्यूरिंग। ये कैसे मतलब लेंगे? सर रेज जो होता है वो एंगर से बहुत ऊपर होता है ना। बहुत ऊपर होता है, हाँ मैम। हाँ लेकिन ये हाँ, कैसे जैसे वो समझेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल वो दीजिए ना। जैसे वो फिस्ट को ऐसे करते हैं, फिर दांत ओट खाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि वो ऐसे दांत ये कर देगा, ऐसे गुस्सा आएगा उसको। और वो ड्यूरेशन भी लॉन्गर पीरियड के लिए होता है ना। एंगर तो ऐसे आता है, वो चिकता वगैरह है, फिर वो शांत भी हो जाएगा। और रेज में ना जल्दी कंसोल नहीं होगा ना वो पेशेंट। उसको समझाते हैं तो गुस्से वाला पेशेंट जो है, अब जैसे ये बच्चा है, ये उसको समझाते हैं प्यार से तो वो शांत भी हो जाता है। रेज का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है उसके एक्शन से, और वो बाकी का जो बॉडी का जो ये होता है ना, गेस्टर्स होते हैं या फिर उसके जो टिक्स है और ये फेशियल एक्सप्रेशन है, वो बहुत चेंज होते हैं सर रेज में। ओके मैम, थैंक जैसे यू। वो फ्राउन करेगा, आंखें बड़ी बड़ी करेगा, आंखें कभी कभी लाल हो जाती है। ऐसे सब रेज के तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स बहुत होते हैं ना फिर। यस मैम, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है। यस। हेलो मैम। हाँ मैम। अभी जो एक मैम ने क्वेरी पूछा था एंगर कॉन्ट्रडिक्शन और एंगर विल, तो उसमें मुझे थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग शेयर करना है, तो वो सही है क्या? जस्ट आप बता दीजिए। जरूर जैसे जरूर मैम। एंगर, हाँ, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन यानी अगर आपको किसी ने गलत ठहराया तो एंगर, और एंगर विल जो अभी अपने केस में है उसमें जैसे कि मेरे हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से चीजें नहीं चलती है तो एंगर। ये चीज मतलब अभी जो डिस्कशन हुआ वो अंडरस्टैंडिंग आया है, उसमें कुछ करेक्शन है तो बता दीजिए। गलत ठहराया तो वो तो फिर रिप्रोच होता है ना। कॉन्ट्राडिक्शन यानी उसके ऑपोजिट करना।
उसके खिलाफ। ओके। यहाँ पे गलत ठहराते हैं यानी ब्लेम किया जाता है ना, जब किसी को गलत ठहराते हैं तो ब्लेम करते हैं हम लोग। यस। सीता मैम, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम, वो ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, ये वनीला का एक्चुअली रूब्रिक ही समझाइए मुझे। मैम एक एक केस सुना था मैंने यहाँ पे कोल्हापुर में, जो डॉक्टर्स का मीट होता है ना वहां पे। तो वो लेडी, एक लेडी का केस था जिसके हस्बैंड जॉब के लिए दूर रहते थे और ये अपने सास ससुर के साथ यहाँ पे रहती थी। तो ये जो लेडी है ना, वो आजू बाजू के घरों में भी किसी का बर्थडे वगैरह रहेगा या फिर गणपति में, और यहाँ पे वो गौरी का भी बहुत करते हैं ना नवरात्रि में वगैरह, तो वो जाके वहां पे सब डेकोरेशन वगैरह करती थी और फिर सब सजाना वगैरह। और घर में भी उसका जो ये रहता है सजावट रहता है, वो भी बहुत अच्छे से करती थी वो। तो इस पर से उन्होंने वो ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, यानी उसको सब चीजें खूबसूरत ही चाहिए, उसकी इच्छा होती है कि चीजों को खूबसूरत ही रखना है, बनाना है। तो उस पर से उन्होंने लिया था। ओके, बट क्या ये वनीला क्या आर्टिस्टिक एबिलिटी में है क्या मैम? फस्टिडियस है, नो डाउट इन दैट। हाँ, ऑर्डर डिजायर फॉर है, फास्टिडियस है, ऑर्डर डिजायर में है, राइट। हाँ, राइट राइट सेंसिटिव डिसऑर्डर टू में भी है। मैम, यस। तो इस तरह से ब्यूटीफुल नहीं, डिसऑर्डर थिंग्स सेंसिटिव टू, अर्निंग सॉरी। फॉर। ओके, लेकिन बच्चे के केस में कहा, वो कौन से इसमें आया था? जी मैम। बच्चे के केस में था क्या ये रूब्रिक? नहीं नहीं, नहीं था, नहीं था। नहीं ना, नहीं नहीं, किसी ने डाला तो फिर मेरे को लगा कि ये कहाँ से आया, इसलिए। ओके ओके, नहीं थैंक यू नहीं, मैम। मैं जस्ट वेनिला का थोड़ा सा जिस्ट बोल रही थी ना, तब मैंने बोला था। ओके ओके, या मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम। वनीला एक्सपर्ट है वैसे भी आप। वनीला का अटके तो आपको क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू मैम। ये ब्यूटीफुल चीजें मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स एयरिंग फॉर रहता है ना वैनिला का, तो उसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं। एक पेशेंट था मेरा, तो उसके पास एक पेन था, उसे पेन किसी ने गिफ्ट कर दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल पेन था। तो उस पेन का जोड़ी चाहिए था। वो टीचर है और खास करके वो ड्राइंग टीचर है स्कूल में एक। तो उसको उसका ही जोड़ी चाहिए था, मतलब उसको नीला पेन मिला था, उनको लाल पेन चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने 5,000 रुपए खर्च करके वही पेन की जोड़ी उन्होंने खरीदी कर ली। मतलब वो जोड़ी दिखनी चाहिए, लाल और नीले पेन की, एकदम सही, मतलब बोलते ना पेयर होगा वैसा। तो ऐसी चीजें उनको कैसे रहता है कि बाहर भी कहीं गए तो अच्छी चीजें वो खरीदेंगे, अच्छी चीजें के लिए उनकी नजर भी अच्छी रहती, मतलब बिल्कुल उनको सही समझ में आता कि ये ऐसी वॉल है तो उस पे कलर कौन सा जचेगा, ये वॉल है तो यहाँ पे पर्दे कौन से अच्छे लगेंगे। ये उनको मतलब वही नजरिया रहते, उनका नजरिया वैसा रहता है ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं उसको। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ऐसा हो गया। वो बोलते हैं ना, अच्छी परख है इसीलिए मैम, मैम, अच्छी इसीलिए परख है टेस्टफुल वनीला की। रूब्रिक में है वनीला, हाँ, टेस्टफुल रूब्रिक। राइट। एक्चुअली वो वेनिला की जर्नी अभी कभी मैं वो उसका केस है एक मेरे पास केस, वो प्रेजेंट करूंगी तब उसका जर्नी लूंगी मैं। एक्चुअली वेनिला का टेस्टफुलनेस, प्लैटिना का एक्सक्लूसिव टू और एलिगेंस, ये तीनों में डीडी करना बहुत अच्छा है वो डिस्क्रिप्शन उसका एक्चुअली। तो ये वेनिला जो होती है ना, ऐसे नहीं है कि वो बड़ी बड़ी चीजें पहनेगी, बहुत महंगी वाली चीजें पहनेगी, ऐसे नहीं है। मनोज सर का एक यूट्यूब पे केस है वेनिला का, उसमें उन्होंने बताया कि सिंपल सी साड़ी पहन के, सिंपल एक लाइट कलर का पिस्ता कुछ बोला है सर ने, साड़ी पहन के, एक सिंपल गले में छोटी सी माला पहन के, यानी एक नेकलेस छोटा सा एकदम ऐसे पहन के, एकदम सिंपल फॉर्म में आती है, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव रहती है एकदम। उसको देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे वो टेस्टफुल होती है वेनिला वाली। लेकिन प्लैटिना का देखेंगे तो वो एकदम रिचेस और वो पूरा ऐसे हैवी ज्वेलरी पहनेंगे या फिर बहुत महंगी चीजें, जैसे एक केस में बोला था कि 2 आईफोन्स लेके आए थे वो, शायद प्रवीण सर का केस था ना वो प्लैटिना वाला।
तो वो हाथ में ऐसे सब गाड़ी की चाबी, एकदम बड़ी वाली गाड़ी लेके आएंगे, फिर बहुत सारा सोना पहनेंगे, प्लैटिनम के ज्वेलरीज पहनेंगे, ऐसे वो प्लैटिना वाली रहती है। तो ये जो वेनिला का है ना, वो एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव ऐसे रहेगा वो। देखिए ना, वो आइसक्रीम देखिए ऐसे वाइट ही तो होता है, लेकिन वो खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और मैक्सिमम लोगों को वेनिला फ्लेवर ही पसंद होता है आइसक्रीम में। अगर आप लोग अपने मम्मी डैडी के जनरेशन के लोगों को देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग वेनिला आइसक्रीम ही खाते हैं। इतना अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है। यूज भी होता है ना, घर को सजाते हैं वेनिला, ये जो Yes. फूल होता है। एक्चुअली हम लोगों को जो ये मिलता है ना यहाँ पे इसेंस, वो सिंथेटिक होता है, केमिकल होता है वो। एक्चुअल नेचुरल जो वेनिला इसेंस होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन और उसका ये जो करते हैं ना, पॉलिनेशन जो करते हैं ना, वो मैन्युअली करना पड़ता है, नेचुरली नहीं होता है वो। कि अगर वो रियल रियल वेनिला खाते तो पता नहीं कितना टेस्ट रहता है। अभी एसेंस खाकर भी मजा आ रहा है। सो मच मैम। जी मैम। तो हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं, IHF फैमिली मेंबर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है, अभी जो कमेंट कर रहे हैं उसी से सब फील हो रहा है कि आज का केस कितना बढ़िया रहा। और इतने छोटे बच्चों में भी हम वेनिला दे सकते हैं अगर हमको वेनिला का नॉलेज है। तो आजकल जो है वेनिला जो है वो बिल्कुल भी रेयर मेडिसिन उस तरह से नहीं रहा है, बहुत कॉमनली अप्लाई होता है और हमारे पास पेशेंट आते हैं लेकिन हम मिस कर जाते हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सुनीता कुरुंदवड़े मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस केस के लिए और इस सेशन के लिए, और जिस तरह से 1 by 1 उन्होंने एक एक क्वेरी को एक्सप्लेन किया है और वेनिला को बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। और हम लोगों को सभी को वेट रहेगी कि आप अच्छे से इस जर्नी वेनिला का जब भी लेंगे तो उसकी हम सभी को वेट रहेगी। यस सर, थैंक यू सर, श्योर मैं लूंगी। जी मैम। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज सभी लोग डिनर के बाद वेनिला आइसक्रीम जरूर लीजिए और याद कीजिए आज के सेशन को। तो आप सभी से विदा लेते हैं, आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू ऑल। सर।